स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स की और आज हम करने वाला हमारा फर्दर टॉपिक जिसके अंदर हम बात करेंगे डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर के साथ किस तरीके से हमारी रिएक्शंस को फ़र्क पड़ने वाला है। राइट, बिफोर वी मूव ऑन लेट अस टेक अ क्विक रिकैप। हमने बात किया था रेट ऑफ रिएक्शन या ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैसे निकाला जाता है। सो जस्ट अ रिकैप अगर हम देखें फॉर ऑल काइंड ऑफ रिएक्शंस, अगर हमें ऑर्डर निकालना हो बच्चों, तो हमने देखा टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर क्या था, 1/k/0। दिस इज दी फॉर zero order reaction the half life was 1/2 r0. Okay, that is r0/2k, sorry, r0/2k. And for the first order reaction it is 1/2 1/k, 0.693 upon k was the rate of reaction, any order of the reaction. So बच्चों यहाँ से आप एक चीज़ और देख सकते हैं, जो टी हाफ है उसकी रिलेशनशिप क्या है विद आर नॉट। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट विद रेज टू द पावर 1 minus n. 1 minus n. Now look at it. अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो देखिए आर जीरो हो जाएगा। इट मीन्स टी हाफ इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर आप टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर देखोगे तो आर नॉट विल कम इन न्यूमरेटर, सो इट इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन टू द कॉन्सेंट्रेशन। अगर मान लीजिए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगी तो क्या हो जाएगा, टी हाफ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट की पावर 1 - 2। इट मीन्स in case of third order reaction it will be inversely proportional to the concentration of the reactant. So as the order will increase, yani order of the reaction will increase, the relationship between T half will be inverse with the concentration of the reactant. Magar T half in zero order reaction is directly proportional and half first order reaction it is independent क्योंकि 1 - 1 0 हो जाएगा। तो बच्चों order of the reaction, how to determine order of a reaction, इसके कई सारे मेथड्स हैं बच्चों। एक मेथड है आपके पास जो हमने अभी देखा हाफ लाइफ का, हाफ लाइफ मेथड टी हाफ यूज करके। दूसरा मेथड है बच्चों ग्राफिकल। तीसरा मेथड आपके पास आएगा इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, या फिर जिसे हम लोग हिट एंड ट्रायल भी कह देते हैं। अब इसके अंदर भी आपके ये जो दो मेथड्स हैं, ग्राफिकल मेथड एंड हाफ लाइफ मेथड, ये मोस्टली आपके कॉम्पिटिशन्स में यूज होंगे फॉर कॉम्पिटिशन्स। लेकिन जो आपका एक और मेथड इसमें आएगा बच्चों, दैट इज द इनिशियल रेट मेथड। जो ये दो मेथड है ये इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, है ना। हाफ लाइफ मेथड जो बोर्ड के अंदर भी आएगा, या जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी भी तरीके से हमें जब निकालना है, हाउ वी कैन कैलकुलेट इट। सो एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, हाफ लाइफ मेथड की देखते हैं पहले। टी हाफ लाइफ इज इक्वल टू r/2k, r0/2k। किस ऑर्डर में, जीरो ऑर्डर में, राइट। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो so T half life is equal to 0.693 upon k. It is not dependent on the initial concentration of reactant. अगर इसी तरह से सेकेंड ऑर्डर देखेंगे बच्चों हम लोग, तो हमें मिलता है T हाफ लाइफ इज इक्वल टू 1/k r0,
right? It means जो t half life है, it is directly proportional to R naught 1 minus n, where n is the order of reaction. Let us take an simple example. Let us take, this is the initial concentration versus half-life. T1 upon 2. Initial concentration है R1, then R2. At time T1, at time T2. Correct? So आप क्या लिखोगे? You will say, if you need to find out the order of the reaction, so T1 upon T2 is equal to R1 upon R2 की पावर 1 माइनस n. सो इस बेसिक फॉर्मूला से हम अपने सारे क्वेश्चंस को इजीली फ्रेम आउट कर सकते हैं कि ऑर्डर क्या है, क्योंकि T1 अपॉन T2 हमें गिवन है, R1 अपॉन R2 गिवन है, n निकालना है. सो वी कैन इजीली कैलकुलेट n. एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन करके देखते हैं. क्वेश्चन इज the half-life of decomposition of a compound is 20 minutes when the initial concentration of compound is doubled. Half-life reduces to 10 minutes. Find order of reaction. तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है इफ़ वी कैन रिमेंबर दिस सिंपल concept of relationship between time and the concentration of reactant at different times. तो यहाँ आप चार्ट बना लेंगे. T1 is equal to 20, T2 is equal to 10. What is this? This is the half life. Concentration क्या given है? R1, that is, और दूसरी क्या है आपके पास? R2. These are the two concentrations. He says the half life of the composition of a compound is 20 minutes when the initial concentration of compound is doubled. मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर R है और बाद में उसने कहा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को अगर हम 2R कर दें तो T हाफ जो है वो 10 हो जाता है. इसका क्या मतलब हुआ? देखिए ऑर्डर निकालते हैं. T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 की पावर 1 माइनस n. मतलब क्या कह रहा है कि जब T1 आपका 20 मिनट्स है, यानी कि हाफ लाइफ 20 मिनट्स है, कॉन्सेंट्रेशन R है. जब हाफ लाइफ 10 मिनट्स है तो कॉन्सेंट्रेशन 2R है. तो आप निकाल सकते हैं. हम लिखेंगे 10 अपॉन 20, ओके, T1 20 अपॉन 10 इज इक्वल टू R1 इज R अपॉन 2R की पावर 1 माइनस n. दोनों कैंसिल हो जाएंगे. सो दिस इज व्हाट 20 इज इक्वल टू 20 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 की पावर 1 माइनस n. ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. सो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू n की पावर 1 माइनस n आ गया. अगर इसको रिवर्स करना चाहें तो व्हाट विल यू विल राइट? यू विल से दैट 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1, क्योंकि माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस 1 बाहर आ जाएगा, 1 पीछे रह जाएगा. सो यू विल से दैट 2 इज इक्वल टू 2 n की पावर माइनस 1. n की क्या वैल्यू रखी जाए कि वैल्यू 2 के बराबर आ जाए? डेफिनेटली इस हैज़ टू बी 0. अगर यहाँ पर 1 ऊपर आ जाए, यहाँ पर 1 आ जाए तो ये वैल्यू बराबर हो जाएगी. सो यहाँ 1 के लिए क्या चाहिए? दिस हैज़ टू n हैज़ टू बी 2 बिकॉज 2 माइनस 1 विल बी इक्वल टू 1. सो वी कैन से दैट n इज इक्वल टू 2. सो द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज सेकेंड. एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी मेथड से, देन वी विल गो फॉर द ग्राफिकल मेथड ऑल्सो. For a gaseous reaction, the initial pressure and corresponding data
is as shown. Find order of reaction. आपको डेटा गिवन है, प्रेशर की वैल्यूज गिवन है आपको, और टी हाफ लाइफ गिवन है इन मिनट्स. प्रेशर गिवन टू यू इज इन किलो पास्कल, राइट. अगर 100 किलो पास्कल है तो टी हाफ इज 105. प्रेशर कम हो रहा है, टी हाफ लाइफ बढ़ रही है. प्रेशर और कम हो गया, टी हाफ लाइफ और बढ़ गई. करेक्ट. नाउ इज आस्किंग फाइंड आउट द ऑर्डर. आप कोई भी दो वैल्यूज पिक कर सकते हैं. चलिए, हमारे लिए थोड़ा आसान ये लग रहा है मुझे, क्योंकि कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी. सो आई टेक दिस टू वंस. तो अब क्या लिखोगे? यू विल से T1 upon T2 is equal to P1 upon P2 1 minus n. What is T1? 235 upon 950. This is equal to 66.6 upon 33.3. 1 minus n. कैंसिल करेंगे तो दिख रहा है it is going to be 2, है ना? If we take a close look, so we will see that 235 is going to be divided, 950 is going to divide 235. So 2 और 9 का क्या रिलेशनशिप लग रहा है? 1/4 का रिलेशनशिप लग रहा है. 235 एंड 950 वी कैन डू द डिवीजन ऑल्सो. आप डिवाइड करके कैलकुलेट करके देखिएगा, इट विल कम आउट टू बी 1/4, नियरली 1/4. सो 1/4 इज इक्वल टू 2 की पावर 1 minus n. हाउ विल यू डू इट नाउ? ये कैसे लिख सकते हो? 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मुझे इसको डिनोमिनेटर में लाना हो तो क्या करेंगे? 1/2 n-1. 1 minus n की जगह n-1 भी कर सकते हो. सो ये रिलेशनशिप क्या आ गया आपके पास? 1/2 की पावर 2 इज इक्वल टू 1/2 n-1. नाउ n की क्या वैल्यू हो कि n-1 2 हो जाए? सो वी कैन से फ्रॉम हियर these two will be equated, क्योंकि बेसिस सेम है, पावर्स एक करनी है. सो n-1 is equal to 2, so n will be equal to 3, right? This is how we can calculate the order of the reaction by using T half life. ग्राफिकल मेथड्स आपको सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाएंगे, बोर्ड में नहीं आएंगे, लेकिन आपको उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है. थोड़ा सा उसको देख लेते हैं कि हाउ इट इज़ गोइंग टू हैपन, क्योंकि अल्टीमेटली हमें एग्जाम्स तो देने ही है. So this is the graph between concentration and time. Inverse relationship, direct, it is a zero order. Correct? Negative slope. अगर आप log of concentration देखते हैं with time, again negative slope. This is the first order reaction. Don't think it is T half. We are talking about T. That is the time period, not the T half. Okay. Then we have another equation. This is going to be the 1 upon concentration plus time. So this is going to be a positive slope and this is a second order reaction. बस इन ग्राफ्स को ध्यान से समझ लीजिए. Then you have 1 upon concentration का square and this is the theta. This is the third order reaction. Right? These are the different graphical methods जिससे कि हम लोग order of reaction निकाल सकते हैं. अब इसमें देखिए, आप टाइम का एग्जाम्पल देखेंगे विद रिलेशनशिप तो आप देखोगे, मैंने आपको एक टी हाफ लाइफ में एक और इक्वेशन बताई थी. द टी हाफ लाइफ इज इक्वल टू वॉट? It is equal to R directly proportional to R naught 1 minus n, right? 1 minus n. अगर 2 सेकेंड ऑर्डर होगा तो इन्वर्स रिलेशनशिप आ जाएगा. ये कम होगा तो टाइम कम बढ़ेगा. ठीक है. 1 upon concentration. This is 1 upon concentration का स्क्वायर. So it is going to give you these slopes. चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग. क्वेश्चन इज P plus Q gives us R. And there is a graph given to you, concentration of Q to the concentration to the time, not the concentration but time, and the slope given is like this.
He says T 75% of P is equal to twice of T 50%. Find the order of the reaction. अब यहाँ देखिए Q का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ दिया है with a negative slope, so we can say that this is with Q, the concentration के साथ it is a zero order reaction. Since it is a single step reaction and 1 plus 1 2 होने चाहिए थे, power 1 हो जाएगी, so we will say that for P the order of reaction is first order. और इसके ऊपर हमने पूरी डेरिवेशन की है कि T 75% of any reactant is equal to twice of its T half life. This is only possible in first order reaction. So दोनों के रिस्पेक्ट टू हमने अपना ऑर्डर देख लिया. So what will be the final order? Q के पावर 0, P की पावर 1. So it is going to be N will be equal to 1 plus 0, that is equal to first order reaction. नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा अलग मेथड, थर्ड मेथड विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड, दैट इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड. इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड क्या होगा बच्चों? इसे ही हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड. ठीक, इसमें क्या होता है, आपको टेबल दिया जाएगा एक, let us say, and there will be concentration will be given and time will be given to you. इस तरह से कुछ ना कुछ आपको डेटा दिया जाएगा, right? And you will have to check if फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है फॉलो कर रही है या जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉलो कर रही है या कौन सी. सो दिस इज व्हाट इज द हिट एंड ट्रायल मेथड. लाइक अगर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखें तो टी का ये रूल फॉलो होना चाहिए, यानी 2.303 अपॉन के log to the base 10 of R naught upon R. करेक्ट? दिस शुड फुलफिल द क्राइटेरिया. अब इसको करना कैसे है, जीरो ऑर्डर का कैसे होगा वो भी हमें पता है. अगर आपके पास गिवन टू वैल्यूज़ के साथ के की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, यानी इन दो को इवेलुएट किया या इन दो को इवेलुएट किया, अगर के की वैल्यू कांस्टेंट आती है इट मीन्स इट इज गोइंग टू बिलोंग टू अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. लेट अस सी हाउ. इट सेज फाइंड two values of K using two sets of data given. जैसे हम ओम्स लॉ में करते थे, अगर R की वैल्यू सेम आ रही है इट फॉलोज ओम्स लॉ, बस कुछ वैसा ही करना है. फाइंड टू वैल्यूज ऑफ K यूजिंग टू सेट्स ऑफ डेटा. इफ सेम वैल्यू आ जाती है K की, इफ सेम वैल्यू फॉर के, अगर तो हाँ तो इट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि कांस्टेंट के है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. और अगर ये सेम नहीं आती है नो, तो चेक कीजिए क्या ये ज़ीरो को है, चेक फॉर ज़ीरो ऑर्डर. हम पहला ऑर्डर क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम रिएक्शंस विल फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसीलिए सबसे पहले फर्स्ट को चेक कीजिए. दूसरा कौन सा मोस्ट प्रोबेबल होता है, दैट इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन. सो देन वी विल चेक फॉर दी क्या ये जीरो ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, और हम फाइंड करते हैं के की वैल्यू. के की वैल्यू के लिए जीरो ऑर्डर के लिए क्या यूज़ करोगे आप, आर इज इक्वल टू आर नॉट माइनस के टी. सो के विल बी इक्वल टू वॉट, आर माइनस आर नॉट, सॉरी आर नॉट माइनस आर अपॉन टी. अगर ये वैल्यू फुलफिल हो जाती है, के की वैल्यू सेम आती है, इफ यस then it belongs to zero order reaction. Correct? मान लीजिए ये नहीं होता है तो if no then you will keep on finding for another orders. वो कौन से होंगे another orders, उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों. K is equal to 1 upon T 1 upon R minus 1 upon R naught. This is going to be for the second order reaction. अगर थर्ड ऑर्डर आएगी तो क्या हो जाएगा, K is equal to 1 upon T 2T
1 अपॉन आर का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर नॉट का स्क्वायर. दिस इज गोइंग टू बी द थर्ड ऑर्डर. सो इट विल कीप ऑन मूविंग, बट आपका 90% क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर या जीरो ऑर्डर पे ही आके ख़त्म हो जाएगा. सेकेंड ऑर्डर के रिएक्शंस आपको नहीं मिलेंगे इन योर बोर्ड ऑल्सो, और कंपटीशन में भी ज़्यादा क्वेश्चन जीरो और फर्स्ट ऑर्डर से ही आते हैं. बट यू नेवर नो, इट मे फॉल टू सेकेंड और थर्ड ऑर्डर. चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं, हमें क्लियर हो जाएगा हाउ टू अप्लाई द इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड. ये आपको एक डेटा दिया है. concentration of reactant is given and time is given. Concentration of reactant is 0 at 50 at 0 time, 30 at 10 minutes and 18 at 20 minutes. Let us say the concentration in moles per liter and time is in minutes. Correct? तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, k की वैल्यू फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑलवेज. सो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log टू द बेस 10 ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. कोई दो डेटा ले लीजिए, इन दोनों को ले लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड को. सो क्या लिखोगे, आर नॉट अपॉन आर 2.303 अपॉन टी लॉग टू द बेस 10. व्हाट इज आर नॉट, 550 अपॉन 30. सो 5 अपॉन 3 आ जाएगा. वैल्यू लिख लेते हैं 2.303 अपॉन टी की वैल्यू कितनी होगी 10 लॉग टू द बेस 10. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0 लॉग टू द बेस 10 of 5, 0.7, and that of log to the 3, 0.48. 70 लिख सकते हैं. ठीक, इसकी कैलकुलेशन करेंगे. सो क्या हो जाएगी, ओके, आई होप यू कैन डू द कैलकुलेशंस. आई वोंट स्पेंड अ लॉट, आई एम जस्ट गोना गिव यू द फाइनल आंसर्स. सो इट इज़ गोइंग टू बी 8.06 अपॉन 24, विच इज़, हमने कंपेयर करनी है, जस्ट ज़रूरी नहीं पूरा कैलकुलेशन करें, आप यहाँ तक रुक सकते हैं. एंड लेट अस फाइंड आउट, दिस इज लेट अस से K1. अब हम वैल्यू यूज़ कर लेते हैं दिस वन एंड दिस वन, यानी फर्स्ट एंड थर्ड. तो इसको K2 लगा लेते हैं, बिकॉज वी आर यूजिंग 1 and 2 एंड वी कैन यूज़ 1 and 3 नाउ. ठीक है, सो हम क्या लिखेंगे, 2.303 अपॉन T log टू द बेस 10 ऑफ R नॉट अपॉन R. 2.303, what is the time difference, 20 log to the base 10, what is R naught, 50 upon 18, right? So this is going to be 2.303. क्या इसको हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 25 upon 9. Now 25 is square of 5 and 9 is square of 3. So what we can do, 20 log to the base 10. अभी देखिए पूरा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, 5 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर. What you can do, 2.3032 log of to the base 10 of 5 upon 3 divided by 20. Can we cancel this one? This is going to be 10. Look at it, 2.303 upon 10 log to the base 10 of 5. Log of 5 is 0.70 upon 0.48. Now look at the values. Look at this value and look at this value. Aren't they equal? Correct? So इसका मतलब K12 is equal to K13. So follows first order of the reaction. Right? And I'm sure rate of the reaction वाला तो आपको मालूम ही है, how to find out the order, rate of the reaction. या रेट लॉ मेथड या रेट लॉ एक्सप्रेशन. ये आपका सिंपल मेथड जो हम शुरू से करते आए हैं, दैट इज A reacts with B to gives you C plus D. So what is R? R is equal to A की power X, B की power Y, where order of the reaction will be X plus Y. So this method and the integrated method will be mostly asked in your board examinations. Now let us look at the effect of temperature on rate of reaction. किसी भी रिएक्शन के ऊपर टेम्परेचर का, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ेगा. बच्चों ये टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. आपने देखा होगा रिवाइज्ड सिलेबस के अंदर भी
ये टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है, इट मीन्स इट हैज़ सम रेलिवेंट इम्पॉर्टेंस. सो ऑन इंक्रीजिंग temperature, rate constant increases. So rate of reaction increases. So आप कह सकते हो K is directly proportional to T. K is directly proportional to T and R is equal to K concentration of the reactant raised to the powers order. So R is directly proportional to K. Hence we can say R is directly proportional to K is directly proportional to T. More the temperature, more is the rate of the reaction. There is an approximate dependence of K on temperature. And what is that approximate dependency of K on temperature? Generally, we are saying generally, make sure it is generally, not always. Generally on 10 degree rise of temperature, rate of reaction nearly, not exactly, nearly doubles. और इस जनरल अप्रॉक्सीमेट डिपेंडेंसी को यूज़ करते हुए वी से चेंजेस फॉर रिएक्शन. देखिए, हर एक रिएक्शन के अंदर जो टेम्परेचर है इट कीप्स ऑन वेरिंग. टेम्परेचर जो है उसका कॉफिशेंट अलग अलग होता है, कीप्स ऑन चेंजिंग फॉर ऑल द रिएक्शंस. So the temperature coefficient usually is K at a given temperature plus 10 degree Celsius upon K at this given temperature. 10 डिग्री राइज करेंगे तो what will happen? This is K dash upon K. अगर 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा. Now this temperature coefficient usually, again I'm saying usually, जितने भी न्यूमेरिकल होंगे आपके, usually यूजुअली जो भी न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करोगे उसके अंदर इट विल कम आउट बिटवीन 2 to 3. तो आप लेके चलिए अप्रॉक्सीमेटली आपका आंसर टेम्परेचर कॉफिशिएंट को लेके लगभग 2 से 3 के बीच में आएगा, माने डबल या फिर ट्रिपल के बीच में रहेगा. फॉर एग्जांपल देखिए, टेम्परेचर आपको गिवन 10C, 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस. यहाँ आपको गिवन है K, दिस इज 3K, 9K, 27K. ठीक है. स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या लोगे आप? ऑलवेज 25 डिग्री सेल्सियस. डू नॉट टेक 273 Kelvin, इट इज गोइंग टू बी 298 Kelvin. राइट. इसका मतलब समझे आप, 10 डिग्री राइज पे K कितना बढ़ गया, कितना इंक्रीज हो रहा है? K के बराबर, यानी डबल. 20 डिग्री पे एक और K बढ़ गया, 3K हो गया. पहले K वह सिंगल था, फिर डबल हुआ, फिर ट्रिपल हो गया. अभी 20 से 10 पे गया तो जितना यहाँ पर होगा उसका डबल हो जाएगा, तो स्क्वायर हो गया उसका. 9K है, 9K पे फिर देखिए 10 डिग्री राइज हुआ है. यहाँ से कितना है? 20 डिग्री. यहाँ से कितना है? 10 डिग्री. सो अगेन इट देयर इज एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर एंड द रेट कांस्टेंट. और ये जो वैल्यूज दी हैं दे आर द मैक्सिमम इंक्रीज. 2 से 3 के बीच का इंक्रीज होना है. सो अगर K है तो 3 टाइम्स होगा तो 3K, 3 टाइम्स 9K, 3 टाइम्स 27K, 2 टाइम्स होगा तो 2K, यानी 2 के मल्टीपल्स आ जाएंगे, या तो 2 के मल्टीपल्स में या 3 के मल्टीपल्स के अंदर राइज मिलेगा आपको. क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्लियर हो जाएगी बात. फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन temperature coefficient is 2 if the rate of reaction at 20 degrees Celsius is X. Find rate at 80 डिग्री सेल्सियस. 20 पे वो कहता है X है, 80 पे आपको निकालना है. सो वी कैन राइट 20 के मल्टीपल ले लें, 2 का मल्टीपल लेना पड़ेगा हमें. 20, 40, 60, 80 ये भी कर सकते हो.
एंड देखिए, इंस्टेड ऑफ टेकिंग 20, 30 भी लिखते हैं, 50 भी लिखते हैं, 70 भी लिखते हैं, बिकॉज वी सेड एवरी 10 डिग्री राइज विल इंक्रीज इट बाय 2. सेकेंड, टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या है 2, और टेम्परेचर का डिफरेंस कितना लेना है 10 डिग्री. सो हर 10 डिग्री में वो डबल हो रहा है, ट्वाइस हो जाएगा. क्या बोला कि तो कहता है कि 20 के ऊपर अगर x है तो पूछता है 80 पे बताइए क्या होगा. देखिए 20 पे x है तो 2x, देन 4x, 4 का डबल 8x, 8 का डबल 16x, 16 का डबल 32x, और इसका डबल 64x. करेक्ट. सो आप यहाँ से देखिए कितने गैप्स हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी आप लिख सकते हो 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 60. हर 10 डिग्री राइज लेना है, डिवाइडेड बाय 60, 6 टाइम्स इंक्रीज करेगा. सो 2 का फैक्टोरियल लगाइए और उसके ऊपर पावर 6 लगाइए, यू विल गेट द आंसर 64. दोबारा देखिए, गैप कितना है 80 डिग्री और 20 डिग्री है, दोनों में गैप कितना है 60 डिग्री का. हम कहते हैं एवरी 10 डिग्री जितना राइज होता है तो इट बिकम्स x की पावर 2, डबल हो या 2x हो जाएगा, छोड़ो 2 की पावर, ट्वाइस x हो जाएगा. सो अगर 10 डिग्री में ट्वाइस x हो रहा है तो 60 डिग्री में कितना होगा 6 टाइम्स हो जाएगा. लेकिन 6 टाइम्स ऑफ व्हाट, आगे 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 एक्सपोनेंट्स हैं, x का स्क्वायर डबल तो हो गया लेकिन उसके आगे उसका एक्सपोनेंट है. सो दैट इज़ वाई वी से इट इज़ गोइंग टू बी x की पावर 6, क्योंकि हमारे पास टोटल टाइम कितनी बार चेंज हो रहा है 6 टाइम्स चेंज होगा. सो इट इज़ गोइंग टू बी एक्सपोनेंट 6. तो आसान तरीका क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल कीजिए, डिवाइडेड बाय 10, यू विल गेट द वैल्यू टेम्परेचर कॉफिशिएंट रेज टू द पावर. दोबारा देखो क्या है, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, करेक्ट, डिवाइडेड बाय 10. वाई 10? बिकॉज 10 फैक्टर से ही अगर इंक्रीज करता है तो k की वैल्यू डबल हो रही है. दिस इज इक्वल टू व्हाट, टेम्परेचर कॉफिशिएंट रेज टू द पावर this difference. Temperature coefficient raised to the power this difference of temperature divided by 10. So कहीं भी क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं. ठीक, एग्जाम्पल एक और देखते हैं. लेट अस से द पर्टिकुलर रिएक्शन टेम्परेचर कॉफिशिएंट इज 3, और यही सब चीज़ें हैं, टेम्परेचर कॉफिशिएंट मैंने 3 कर दिया. सो व्हाट यू विल राइट, 3 की पावर 6. ठीक है. सो यू हैव टू राइट द एक्सपोनेंट ऑफ द टाइम कॉफिशिएंट else rather than the Arrhenius. So we can write accurately dependency of K on T, that is temperature, was given by Arrhenius, and the equation is called Arrhenius equation. What is this equation? Constant is equal to Arrhenius constant into E minus EART. हम पहले इस इक्वेशन की बात करते हैं, बाद में देखते हैं ये सारी इक्वेशन कहाँ से आई, कैसे आई. सो व्हाट इज दिस ओवर हेयर, K इज कॉल्ड एज रेट कांस्टेंट, A is called as Arrhenius फैक्टर, और इसी को हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कह देते हैं. राइट. और E क्या है आपका, दिस इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट. T is the temperature, और R हमें पता ही है. व्हाट इज दिस R, दिस इज द गैस कांस्टेंट. सिंस हम यहाँ एनर्जी की बात कर रहे हैं
we are talking about energy of the particles. That is, what is this EA? EA is the activation energy. अब एक्टिवेशन एनर्जी की यूनिट है जूल्स पर मोल. करेक्ट. अगर हम जूल्स पर मोल में ले रहे हैं तो आर गैस कांस्टेंट की वैल्यू आप किस में लेंगे? 8.314 जूल्स पर मोल केल्विन. ठीक है. टेम्परेचर को केल्विन में लेंगे, इन केल्विन, क्योंकि यही इसकी ऐसा यूनिट है. और आर की वैल्यू लेंगे 8.314. राइट. अक्सर ये क्वेश्चन बच्चों आता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन के एंड टेम्परेचर बाय यूजिंग आर्हीनियस इक्वेशन. अगर आर्हीनियस इक्वेशन में आपको के और टी का रिलेशनशिप ग्राफिकली दिखाना हो, सो इट इज गोइंग टू इंक्रीज एक्सपोनेंशियली लाइक दिस. और ये बच्चों कई बार ग्राफ पूछा गया है, सो इस ग्राफ को एज इट इज आपको ध्यान में रखना है, दैट इट इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली. रेट कांस्टेंट और आप टेम्परेचर का रिलेशनशिप बिना कोलिजन थ्योरी के अंडरस्टैंड नहीं कर सकते. सो सिंपल सी बात देखते हैं कि कोलिजन थ्योरी में क्या है. मान लेते हैं आपके पास दो रिएक्टेंट्स हैं, A2 एंड B2 गिव्स अस ट्वाइस ऑफ AB. या हम एक अच्छी एग्जांपल देख सकते हैं, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन गिव्स अस ट्वाइस ऑफ HI. करेक्ट. अब ये तब तक पॉसिबल नहीं है बच्चों जब तक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आयोडीन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट ना करे. और जब तक ये रिएक्ट करेंगे तो आयोडीन और हाइड्रोजन इन सब में एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा लाइक दिस. ये एक इंटरमीडिएट बन रहा है. इस इंटरमीडिएट का मतलब क्या है? हाइड्रोजन की बॉन्ड टूट रही है, आयोडीन की टूट रही है और इसकी बन रही है. सो दैट इज वाई दीज आर बीइंग शोन इन द डॉटेड फॉर्म्स, बिकॉज दिस इज द ट्रांजिशन ऑफ द बॉन्ड्स between hydrogen atom and the iodine atom, then hydrogen and iodine, the hydrogen and iodine. कब तक रहेगा इंटरमीडिएट? दिस इज वेरी स्मॉल, शॉर्ट लिव्ड. शॉर्ट लिव्ड क्यों होता है? बिकॉज ये अनस्टेबल होता है. कोई भी चीज़ शॉर्ट लिव्ड कब होती है? जब वो अनस्टेबल होती है. ये अनस्टेबल है और ये क्या प्रोड्यूस करेगा? एक स्टेबल कंपाउंड हाइड्रोजन आयोडाइड का. करेक्ट. अब इसके अंदर क्या है? कहता है कि सारी कोलिजन्स जो पार्टिकल्स के बीच में हो रही है, लुक एट इट, दिस इज गोइंग टू कोलाइड विद आयोडीन, दिस इज गोइंग टू कोलाइड विद अनदर आयोडीन. करेक्ट. ये दोनों अटैक मिलेंगे तभी ये बॉन्ड्स टूटेंगी. नाउ हर कोलिजन रिएक्टेंट्स की जो है वो इफेक्टिव नहीं होती कि प्रोडक्ट को मिल जाए. ठीक. नॉट ऑल कोलिजन्स बिटवीन रिएक्टेंट्स are effective to give products. जरूरी नहीं है. तो ऐसा क्या किया जाए कि हमें प्रोडक्ट मिल जाए? फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन देयर इज अ नीड ऑफ इफेक्टिव कोलिजन. अगर इफेक्टिव कोलिजन होगा तभी आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे. अगर इफेक्टिव नहीं है तो कोलिजन इफेक्टिव ना होने की वजह से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन भी नहीं होगी. सो व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव कोलिजन? व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव कोलिजन? क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए? नंबर 1, सबसे पहली चीज़ है ओरिएंटेशन बैरियर. उसे ओवरकम करना पड़ेगा. फर्स्ट इज द ओरिएंटेशन बैरियर. ओरिएंटेशन बैरियर का मतलब क्या है बच्चों? मान लीजिए समथिंग इज ऑर्गेनाइज वर्टिकली एंड अनदर वन इज ओरिएंटेड हॉरिजॉन्टली लाइक दिस. यानी कोई वाई एक्सिस पर है तो कोई एक्स एक्सिस के ऊपर है. सो नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन? देखिए, अगर ये ए इस बी की तरफ जाता है, इन दोनों के बीच में तो कोलिजन होगी, लेकिन अगर आप देखो इस ए की कोलिजन बी के साथ या इस कोलिजन की इसकी बी के साथ कोलिजन जो है वो इफेक्टिव नहीं होगी. यानी ये ऊपर नीचे रह जाएंगे.
correct? So this effectus is not going to be effective. आपने क्लास 9 में भी पढ़ा था देयर इज हेड ऑन कोलिजन. अगर ये दो पार्टिकल्स हैं ए और बी, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, सो देयर इज एन हेड ऑन कोलिजन. सो दिस इज गोइंग टू फॉर्म अ प्रोडक्ट दैट इज ए एंड बी. यानी ये कोलिजन कैसी है? इफेक्टिव है. दूसरी चीज़ देखो, एक ये है, एक बी ए है, ये है और ये है. यानी ये भी ए का प्रोडक्ट है, ये भी. बोथ आर ओरिएंटेड ऑन द सेम एक्सिस. नाउ व्हाट विल हैपन? देखो ये और ये पार्टिकल वन विल कोलाइड इफेक्टिवली क्योंकि हेड ऑन हो रही है, हेड ऑन हो रही है. लेकिन अगर आप इसको और इसको देखो, सो देखो इन दोनों के बीच में बैरियर क्या आ गया? ये दोनों पार्टिकल्स. सो दिस इज नॉट गोइंग टू कोलाइड, इट विल नॉट कोलाइड. अब अगर ये कोलाइड नहीं करेंगे तो डेफिनेटली प्रोडक्ट भी फॉर्मेशन नहीं होगी. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द ओरिएंटेशन बैरियर. दूसरा बैरियर कौन सा है बच्चों? दैट इज द एनर्जी बैरियर. एनर्जी बैरियर से मतलब क्या है? देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ थ्रेशोल्ड एनर्जी. थ्रेशोल्ड एनर्जी इज रिक्वायर्ड. और इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम क्या कह देते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी. करेक्ट. अब एक्टिवेशन एनर्जी है जो काम कंप्लीट करेगी. देखिए ग्राफ बना के देखते हैं हम. इसमें एक ग्राफ बनाते हैं. दीज आर द रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स. और ये क्या है? आपकी एनर्जी. करेक्ट. कभी भी रिएक्शन सीधी नहीं होती कि रिएक्टेंट आए प्रोडक्ट बन गए. नहीं. व्हाट हैपन्स? मान लीजिए रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ है, तो प्रोडक्ट बनने हैं उनकी हायर एनर्जी रहेगी. करेक्ट. लेकिन होता क्या है कि ये रिएक्टेंट सीधे नहीं जाते, वो यूं घूम के वापस आते हैं लाइक दिस. व्हाट इज हैपनिंग? रिएक्टेंट को पहले किसी एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुंचना है. दिस इज कॉल्ड एज एनर्जी थ्रेशोल्ड, ईटी. और ये है आपकी एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स और ये है आपकी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स. एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, सॉरी, ER. करेक्ट. सो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? डिफरेंस बिटवीन द एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. एक्टिवेशन एनर्जी इज रिएक्टेंट. सो हाउ विल यू फाइंड आउट? देखिए ये एनर्जी है आपकी एक्टिवेशन थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो कि यहाँ से यहाँ जा रही है. कुछ एनर्जी इसके पास है, लेट अस से दिस इज 0. अब कुछ एनर्जी तो इसके पास है, और कितनी एनर्जी चाहिए कि बैरियर को क्रॉस कर जाए? दिस इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी. सो इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस E ऑफ द R. कितनी एनर्जी उसके पास ऑलरेडी है और कितनी और दी जाए, दिस इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड एनर्जी. और जो एनर्जी यहाँ पर चाहिए, इन दोनों के डिफरेंस को बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी. सो यू कैन से दैट activation energy is the amount of energy required by reactants to overcome threshold energy barrier. To overcome threshold energy barrier. जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी. ये जो पॉइंट है जहाँ पर देखिए रिएक्टेंट जो है वापस एनर्जी लूज कर रहा है टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, दिस पॉइंट इज नोन एज ट्रांजिशन फेज और ट्रांजिशन स्टेट. जिस भी पॉइंट पे आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी मिल गई, मैच कर गई, दैट इज कॉल्ड एज
ट्रांजिशन स्टेट. फॉर एग्जाम्पल देखते हैं दैट ER इज इक्वल टू 10 जूल्स. करेक्ट, कि रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी 10 जूल्स एनर्जी है और हमने उसे जो एक्टिवेशन एनर्जी दिया है दैट इज 40 जूल्स. सो व्हाट इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी? थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू EA प्लस ER, दैट इज 40 plus 10 is equal to 50 joules. This is going to be the transition state energy or the threshold energy. अब देखिए आपको ग्राफ आ जाता है. मान लीजिए यू आर गिवन अ ग्राफ. यहाँ पे आपको गिवन है काइनेटिक एनर्जी एंड दीज आर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसे हम FOM के नाम से जान लेते हैं. मतलब कितने ऐसे पार्टिकल्स होंगे जिसके पास इतनी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी. अगर हम इस ग्राफ को देखेंगे तो बच्चों ये बनेगा कुछ इस तरीके से. लुक एट इट. लेट अस से दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी. ठीक है जी, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी. नाउ हम टेम्परेचर का रिलेशनशिप देख रहे हैं कांस्टेंट के साथ और हम उसके डिस्कस कर रहे हैं इफेक्टिव कोलिजन के. हमारे पास क्या क्या बैरियर्स हैं जिन्हें हम ओवरकम करना पड़ेगा. व्हाट इज दिस? दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी एट अ गिवन टेम्परेचर. किसी भी टेम्परेचर के ऊपर मैक्सिमम एनर्जी क्या होगी? दैट इज द पीक ऑफ दिस ग्राफ. राइट, लेट अस टेक देयर इज अनदर ग्राफ. इसी ग्राफ में एक और बनाते हैं लाइक दिस. करेक्ट. अब आपसे ये पूछा जाता है, लेट दिस इज T. अब आपसे ये पूछ रहे हैं आउट ऑफ दीज टू, दिस इज T डैश, दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी एट T डैश. आपसे ये पूछा जाता है कि इनमें से T डैश ज़्यादा होगा या T ज़्यादा होगा. सो अब आप ये देखिए कि जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती चली जा रही है आप देखेंगे नंबर ऑफ द पार्टिकल्स आर डिक्रीजिंग. नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज डिक्रीजिंग. X एक्सिस और Y एक्सिस में ग्राफ देखिए, यहाँ एनर्जी इंक्रीज हो रही है और यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं. सबसे पहले जब एनर्जी धीरे धीरे इंक्रीज कर रही थी तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम थे. उसके बाद एक टाइम ऐसा आया जहाँ मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी है एट अ गिवन टेम्परेचर. तो इस टाइम पे देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रैक्शंस है जिनके पास ये एनर्जी रहेगी. लेकिन अगर हायर एनर्जी देखें तो नंबर ऑफ फ्रैक्शंस फिर कम हो गई. अब जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करेगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी. ऑब्वियसली बात है, मोर द हायर द टेम्परेचर हायर इज द काइनेटिक एनर्जी. तो जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी तो आप देखिए बहुत तेज़ी से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है. सो इसीलिए जो ग्राफ है आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स का वो ग्राफ ब्रॉड हो जाएगा. यानी कि मोर ऑफ द पार्टिकल्स विल बी हैविंग द अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी. जब टेम्परेचर कम था तो कम ऐसे पार्टिकल्स होंगे जिनकी की काइनेटिक एनर्जी सिमिलर होगी. लेट अस से दिस इज द वन इन केस ऑफ T, है ना. दिस इज देखो इसके पहले और इसके बाद में नंबर ऑफ द पार्टिकल्स आर डिक्रीजिंग. और दूसरा हम ग्राफ देखते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ द पार्टिकल्स जो हैं वो भी डिक्रीज कर रहे हैं लेकिन आपका ग्राफ जो है वो कैसा होता जा रहा है, वो थोड़ा सा फ्लैट होता जा रहा है. सो लेट अस लुक एट दिस वन. तो ये देखिए नंबर ऑफ द पार्टिकल्स हैज़ इंक्रीज्ड और यहाँ पे देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज नॉट मच, है ना. दोनों ग्राफ्स में डिफरेंस देखिए. अब मैं इसको आपको सेपरेट करके दिखाती हूँ दोनों ग्राफ्स. एक ग्राफ में ये है, ठीक है, और एक ग्राफ है ग्रीन वाला. लुक एट द डिफरेंस. यहाँ पे टेम्परेचर है मैक्सिमम प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी. जब टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज करता है तो पार्टिकल्स विच विल हैव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी लेस, और जिनमें कम होगा वो पार्टिकल्स या तो कम होगी या बहुत ज़्यादा होगी, ये पीक में मिलेंगे यानी कि कम हो जाएंगे. अगर टेम्परेचर तेज़ी से बढ़ रहा है तो आप ये देखिए
आपका जो ग्राफ है वो फ्लैट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जैसे जैसे एनर्जी तेज़ी से बढ़ी है, नंबर ऑफ द पार्टिकल्स इज ऑल्सो डिक्रीजिंग, एंड नंबर ऑफ द पार्टिकल्स हैविंग द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये देखिए एनर्जी का ग्राफ जो है वो ब्रॉड हो रहा है। काफ़ी सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनकी सिमिलर से एनर्जी आ रही है। नंबर इज इंक्रीजिंग, number is increasing with different varieties of kinetic energy. Number is less with similar amount of kinetic energy. अब हमारे दिमाग में आता है कि ये जो ग्राफ है ये ब्रॉड क्यों हो रहा है बच्चों, क्योंकि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो काफ़ी सारे ऐसे पार्टिकल्स होंगे जिनकी एनर्जी सिमिलर आएगी। एज अ रिजल्ट द ग्राफ इज गेटिंग फ्लैटेंड विद हायर टेम्परेचर, बिकॉज पार्टिकल्स तो उतने ही हैं, दे आर नॉट चेंजिंग, पार्टिकल तो उतने ही हैं, हम सिर्फ देख रहे हैं कि किसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। सो हम क्या लिख सकते हैं, एज टेम्परेचर increases the number of particles having most probable number of the particles having most probable kinetic energy increases, and the value of kinetic energy also covers a large area. Therefore, the curve flattens over higher temperatures. Then kinetic energy to fraction of molecule graph at lower temperature. So that is why we have this graph. One graph, and the other one will be, this is the temperature which is lower, and this is the temperature T dash which is higher. करेक्ट। और ये क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन विद द काइनेटिक एनर्जी ग्राफ। देखो इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है, बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी लंबे डिस्टेंस तक एक जैसी रहेगी, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। तो दिस इज़ द ब्रॉड एरिया जहाँ पर आप देखोगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे। वैसे भी देखो ना आप, सिंपल सी बात है, एरिया अंडर द ग्राफ क्या निकलोगे, देखो इसका एरिया निकाल के देख लो, ये ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू द एरिया बिटवीन दिस वन विच इज़ द मोस्ट प्रोबेबल रिएक्शन, यानी यही है मैक्सिमम। उसके बाद तो टेपर हो गया, तो आप इसका एरिया निकाल लीजिए और एक इसका एरिया निकाल लीजिए। यू विल फाइंड, लेट अस जस्ट लेबल इट ABCD, और इसको लेबल कर लेते हैं हम लोग ABCD, देन ABEF। सो एरिया अंडर ए, ओके यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, ओके इसको G कर लेते हैं। सो एरिया अंडर AGEF विल बी मोर देन एरिया अंडर ABCD। हमें इसके एरिया में ज़्यादा मिलेगा, इसमें एरिया में कम मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो सेइंग दैट नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैविंग द वाइडर रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी will be more in T dash and less in T, where T dash is more than T. अब आता है ये ग्राफ एक्चुअली में आया ही क्यों, ये ग्राफ बच्चों इसलिए आया बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल in reacting species
डू नॉट हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, पहली चीज. ऑल्सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल इन रिएक्टिंग स्पीशीज. ओके, या आप यहाँ लिख सकते हैं बिकॉज ऑल द मॉलिक्यूल्स और all molecules in reacting species do not have the same kinetic energy. Also, it is difficult to calculate or predict behavior of any one molecule. So, Boltzmann and Maxwell used statistical methods to predict this behavior. Of molecule, कि अगर वो जाएंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी. ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जिनकी वाइडर रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी सिमिलर होगी. उन्होंने एक और बात बोली कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन ऑफ molecules to form products will increase by increasing kinetic energy, that is by increasing temperature. जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, उतनी ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी पार्टिकल्स के आपस में कोलाइड करके कोई नया प्रोडक्ट बनाने की. ही सेज कि आर्हेनियस की जो इक्वेशन है दैट इज K इज इक्वल टू A e की पावर माइनस EA R अपॉन RT. यहाँ पर e की पावर दैट इज एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो है, दिस एंटायर रिलेशनशिप दैट e पावर EA divided by RT, this corresponds to the fraction of, this will give you fraction of molecules having energy greater than or equal to activation energy. सो यहाँ से हम देख सकते हैं अगर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करते हैं तो रेट कांस्टेंट इंक्रीज करेगा, यानी कि रिएक्शन फास्ट हो जाएगी. करेक्ट. सो आर्हेनियस का कांस्टेंट ये क्या, आर्हेनियस इक्वेशन ये कहती है इफ द नंबर ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल विल इंक्रीज देन द काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज, द रेट कांस्टेंट विल इंक्रीज, सो रेट का रिएक्शन भी बढ़ जाएगा, रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा. सो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है या टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज करेगा. क्यों इंक्रीज करेगा? क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स अवेलेबल फॉर कोलिजन इंक्रीज करेंगे. सो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स अवेलेबल फॉर रिएक्शन. ऑल्सो वी नो दैट द रेट कॉन्स्टेंट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू FOM. वॉट इज दिस FOM? दैट इज e की पावर minus EA upon RT. This is what FOM. So we can conclude from here that a rate of reaction, it is directly proportional to E की power minus EA upon RT. Also K is directly proportional to EA upon RT, क्योंकि ये दोनों ही FOM हैं. This is the rate constant और FOM पर डिपेंड करते हैं. और ऑल्सो वी नो दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट. जितना ज़्यादा रेट कांस्टेंट है रिएक्शन का उतनी ही ज़्यादा रेट होगा उस रिएक्शन का.
अगर कांस्टेंट ज़्यादा है तो रेट भी ज़्यादा होगा. सो फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट के is directly proportional to e की पावर a upon RT. यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू FOM है, एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट ऑल्सो. सो वी कैन से दैट रेट कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू FOM. सो ये हो गया. अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएं तो इट बिकम्स आर्हीनियस इक्वेशन. आर्हीनियस फैक्टर लग गया एंड दिस बिकम्स द इक्वेशन ऑफ आर्हीनियस. दिस इज हाउ इट हैज़ बीन डिराइव्ड. डेरिवेशन कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है. वो कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स अवेलेबल. और हमें यही पता है रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, रेट कांस्टेंट पे. इसका मतलब रेट कांस्टेंट भी इस पे डिपेंड करेगा. बस उसकी वैल्यूज पुट करी, आर्हीनियस का आपने फैक्टर यूज कर लिया. नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्या मिल जाएगा? लॉग ऑफ के, नेचुरल लॉग ऑफ के इज इक्वल टू लॉग टू द बेस e of a multiplied by e की पावर माइनस EA अपॉन RT. राइट. सो हमें पता है दिस इज व्हाट एक्सपोनेंशियल, जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो प्लस का साइन आता है. लॉग का रूल है लॉग mn इज इक्वल टू व्हाट, लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n. तो हम यहाँ यूज कर लेते हैं इसी लॉग के रूल को, लॉग टू द नेचुरल बेस a प्लस लॉग ऑफ e की पावर माइनस EA RT. अब हमें ये भी पता है लॉग का एक्सपोनेंट का रूल क्या है, लॉग टू द बेस e, m की पावर n अगर हो, वी से n को एक्सपोनेंट को बाहर ले आए, लॉग टू द बेस e ऑफ m. बस इसको यूज कर लेते हैं, लॉग टू द बेस e माइनस, क्योंकि पावर में माइनस है, माइनस EA अपॉन RT लॉग टू द बेस e ऑफ 1. एनीथिंग बेस लॉग ऑफ 1 इज 1, कुछ नहीं करना हमने उसमें. ठीक है. सो ये क्या आ जाएगा, लॉग टू द बेस EA माइनस EA अपॉन RT. दिस इज द नेचुरल लॉग ऑफ k. एक इक्वेशन बन गई. नाउ वी कैन राइट इट एज, reframe this statement as log to the base e of k is equal to minus EA upon RT plus log to the base e of a. इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. Now look at this equation. Doesn't it look like y is equal to mx plus c? What is this c? We know it is y-intercept. Look at it. Doesn't it look like c over here, y over here, and this is what, slope of the graph. Possible है ना. So graph बना लेते हैं. It says this is what, this is log to the base e k, and this is what, 1 upon t. इनवर्स में हमने t को ले लिया, टाइम वर्सेस k का ग्राफ बन गया. सो हमने देखा इसका ग्राफ कैसा बना. एक तो नेगेटिव स्लोप है बच्चों, और फिर रेज़ टू द पावर 1 है, ये भी 1 है. सो इट्स अ लीनियर इक्वेशन. नेगेटिव स्लोप, थीटा क्या लेंगे, दिस इज गोइंग टू बी द थीटा. सो बच्चों ये वैल्यू क्या हुई, व्हाट इज दिस वैल्यू, दिस इज अ वाई इंटरसेप्ट. व्हाट इज दिस, लॉग टू द बेस EA. करेक्ट. और tan थीटा यानी स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या हो जाएगी, माइनस EA अपॉन R, क्योंकि t तो यहाँ आ गया. करेक्ट. सो दिस इज गोइंग टू बी द ग्राफ ऑफ log of k to the time inverse, and this is the method that we use to find or to calculate activation energy. और एक क्वेश्चन कई बार बोर्ड में आता है बच्चों, ग्राफ नहीं, ग्राफिकली आपको पूछा जाएगा कॉम्पिटिशन्स के अंदर, यही मार्क कर लेते हैं. ग्राफिकली आपको आएगा कॉम्पिटिशन्स में. और अगर आप देखें
बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सीधा आर्हीनियस इक्वेशन आएगी। आपको इसमें से एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी आनी चाहिए। बाय यूजिंग लॉग यू विल बी एबल टू फाइंड आउट दिस एक्टिवेशन एनर्जी इजीली, क्योंकि आप फ्रैक्शन एक्सपोनेंट को बाहर निकाल लेंगे। अब ये नेचुरल लॉग में दिया है, हमें तो नेचुरल लॉग यूज़ करना ही नहीं है, हमें तो लॉग टू द बेस 10 यूज़ करना है। तो चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं। वी हैव लॉग टू द बेस ई ऑफ के इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी प्लस log to the base e of a. What is this a? Arrhenius factor. अगर मुझे इसको log to the base 10 में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.303 से। सो इट इज़ log to the base 10 of k इज इक्वल टू माइनस, इसको भी तो मल्टीप्लाई करोगे ई ए अपॉन आर टी, क्यों करोगे क्योंकि यहाँ log लिखा ही नहीं, तो क्यों करेंगे, नो नीड, प्लस 2.303 log to the base 10 of a. करेक्ट। अगर इस पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर दें बाय 2.303 तो बार बार मल्टीप्लिकेशन करने का हमारा हैसल ख़त्म हो जाएगा। बार बार क्यों मल्टीप्लाई करना है, एक ही बार कुछ करेंगे। सो इट विल बी log टू द बेस 10 ऑफ k इज इक्वल टू log टू द बेस 10 ऑफ a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी. So this is the one which is more popular for calculation of activation energy. और कई क्वेश्चंस आएंगे आपको फॉर कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। अब यहाँ देखो इसका स्लोप कैसा बनेगा, आपको एक स्लोप दे रहे हैं, दिस इज log टू द बेस 10 ऑफ k एंड दिस इज व्हाट 1 अपॉन t. And this is the graph given to you. This graph में angle given है आपको 120 degree. They are asking you what is the slope of this graph. तो slope हमें पता है क्या होगी, tan theta. What is this tan theta? Tan 120 degree. And what is this equal to? Minus EA upon 2.303 R. Correct? Tan 120 degree is equal to EA, that is you have to find out, upon minus में 2.303 since we are talking about energies, so 8.314. So activation energy क्या हो जाएगी बच्चों, नेगेटिव में tan 120 degree into 2.303 into 8.314. What is tan 120 degree? Minus root 3 into 2.303 8.314. माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा. You can calculate the activation energy from here. That will be 1.732 into 2.303 into 8.314 and this will come in joules. चलिए क्वेश्चन और करते हैं. क्वेश्चन इज फॉर nth ऑर्डर, हमें नहीं पता कौन सा ऑर्डर होगा, रिएक्शन, फ्रीक्वेंसी फैक्टर इज 100 एंड एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू 19137 joules per mole. This is also joules per mole. Find K at 727 degree Celsius. Since they have given you Celsius, आपको उसको केल्विन में कन्वर्ट करना होगा. सो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 727 प्लस 273, सो इट कम्स आउट टू बी 1000 केल्विन. टेम्परेचर मिल गया. ही इज आस्किंग फाइंड आउट के, और हमें पता है कि अगर nth फैक्टर की रिएक्शन है और फ्रीक्वेंसी इसमें फैक्टर दिया है, दे आर टॉप. फ्रीक्वेंसी फैक्टर क्या है, आर्हीनियस फैक्टर, या फिर इसे कोलिजन फैक्टर भी कई बार कह देते हैं. ठीक है, जेड की फॉर्म में भी यूज होता है. या तो जेड होगा तो वो कोलिजन फैक्टर है, ए है तो हर आर्हीनियस एक फैक्टर है, बाकी सब रिएक्शन सेम रहेगी. सो लेट अस पुट द वैल्यूज. के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी
अगर हम इसमें वैल्यूज़ को लॉग की फॉर्म में यूज़ कर लें तो लॉग टू द बेस 10 of k is equal to log to the base 10a minus ea upon 2.303 r into t. Let us put the values. k तो आपको निकालना है तो हमें कुछ नहीं करना उसमें. आर्हीनियस फैक्टर उसने आपको दिया है 100, सो आप लिख सकते हो log टू द बेस 10 ऑफ 100 माइनस ea आपको गिवन है, दैट इज चलिए 2.303 इंटू 8.314 इंटू 1000 10⁻³ लिख सकते हैं. सो हम लिख सकते हैं log टू द बेस 10 100 को कन्वर्ट कर लें 10⁻² माइनस एक्टिवेशन एनर्जी 19137 डिवाइडेड बाय द सेम फैक्टर. करेक्ट. इसको क्या सॉल्व करेंगे, एक्सपोनेंट है 2 इंटू लॉग टू द बेस 10 ऑफ 10, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 1 माइनस 19137 डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू 8.314 इंटू 10⁻³ राइट. अगर फ्रैक्शंस देखें तो 3.6 ये कैंसिल हो जाएगा, इट विल बिकम 10⁻³. सो यू विल गेट 2 माइनस, इस सारे को अब सॉल्व करके देखोगे बच्चों, सो इट इज़ गोइंग टू कम 1, ये सारा टोटल करके 1 आ जाएगा. करके देख लीजिए. आई होप आपने करके ट्राई करके देख लिया है. सो दिस इज एंटायर फैक्टर इज गोइंग टू कम एज 1. सो लॉग टू द बेस 10 ऑफ k इज इक्वल टू 1. इसका क्या मतलब हुआ, k की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, k की वैल्यू हो जाएगी 10⁻1. एंड आई थिंक ये आपको कैलकुलेट करना आता है. फिर एक बार बता देती हूँ, मैंने पहले भी बताया है. log टू द बेस 10 ऑफ x इज इक्वल टू y. log टू द बेस 10 ऑफ x इज इक्वल टू y. यहाँ लिख लीजिए k और यहाँ है वैल्यू 1 आपके पास. x की जगह आप y लिख लीजिए, k लिख लीजिए, y की जगह 1 कर दीजिए. अगर log टू द बेस 10 ऑफ समथिंग इज इक्वल टू y है, इसका क्या मतलब होता है बच्चों, इसका मतलब होता है x इज इक्वल टू 10⁻y. x इज इक्वल टू 10⁻y. जो भी यहाँ वैल्यू होती है वो इस 10 की पावर होती है. अगर उस 10 को इतनी बार मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये आंसर आ जाएगा. सो 10 की पावर कितनी होनी चाहिए, y. अब देखो ये क्या है y, ये है 10. 10⁻1 इज इक्वल टू k. So that is why k will be equal to 10. Thus, it can be concluded that increasing the temperature or decreasing the temperature or decreasing the activation energy will result in increase in रेट ऑफ रिएक्शन. टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए या एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी जाए, ठीक है. सो रेट ऑफ द रिएक्शन विल इंक्रीज एंड रेट कांस्टेंट will increase exponentially. Correct? So what is the relationship between rate constants at two different temperatures? That is K1, K2
एंड T1 T2, इन दोनों के बीच का एक रिलेशनशिप क्या हो सकता है बच्चों? एट टेम्परेचर T1 आप K1 की वैल्यू क्या लिखोगे? K1 इज इक्वल टू, यानी log ऑफ टू द बेस 10, K1 इज इक्वल टू log of to the base a 10a minus EA upon 2.303 RT T1, यही लिखेंगे हम. Similarly, let us write down for T2. So log to the base 10 K2 will be equal to log to the base 10a minus EA upon 2.303 R T2. नाउ ए जो है वो तो कांस्टेंट है क्योंकि वो आर्हीनियस इक्वेशन है. सो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस में, लेट अस मार्क इट एज इक्वेशन 1 एंड दिस इज द इक्वेशन 2, डिवाइडिंग, सॉरी सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम 2, अगर माइनस करें तो क्या होगा? इट विल बी log to the base 10 K2 minus log to the base 10 K1 is equal to log to the base 10 A minus log to the 10 base A, दोनों कैंसिल हो जाएंगे बच्चों, माइनस EA अपॉन 2.303 R T1 T2 प्लस EA अपॉन 2.303 R T1, यही इक्वेशन बनेगी. देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे. सो यू विल से log टू द बेस 10 K2 अपॉन log टू द बेस 10 K1. वाई सो? बिकॉज माइनस है तो डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब ये माइनस है ये पॉजिटिव है. आई होप आप ये समझ गए होंगे कि पॉजिटिव क्यों हुआ. माइनस कॉमन था, माइनस को ओपन किया तो माइनस EA माइनस ऑफ माइनस, आप समझ ही गए होंगे, आई एम वेरी श्योर. सो दिस विल बिकम EA अपॉन 2.303 R T1 माइनस EA अपॉन 2.303 R T2. अब देखिए इसमें ये सारा कॉमन है, T1 T2 बाहर निकाल लेते हैं, अलग कर देते हैं. 2.303 R कॉमन ले लेंगे, 1 upon T1 minus 1 upon T2. This is going to be the relationship between K1, 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 K2, T1, T2. Question देखते हैं, example number 4.10. The rate constants of a reaction at 500 Kelvin, 700 Kelvin are given to you. Rate constant यानी K1 और K2 की वैल्यूज ने दिए हैं आपको. Calculate the values of EA and A. क्या किया? सिंपल. Let us do the example. K1 गिवन है आपको 0.02 पर सेकेंड, K2 0.07 पर सेकेंड है, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. टेम्परेचर 500, टेम्परेचर 700. ही इज आस्किंग कैलकुलेट EA एंड A. EA और A निकालने के लिए देखिए K इज इक्वल टू A E की पावर EART. एक ही फैक्टर है, इसको यूज करके हम A की वैल्यू निकाल सकते हैं. यहाँ से किसी एक की निकालनी है. सो हमारे पास दो वैल्यूज गिवन है डिफरेंट. सो व्हाट वी विल डू, log टू द बेस 10 K2 अपॉन log टू द बेस 10 K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2. यहाँ से EA निकल जाएगा क्योंकि K2 और K गिवन है आपको. सो व्हाट यू विल से, log टू द बेस 10 ऑफ 0.2 क्या लिखोगे, 2 इंटू 10 इज पावर माइनस 2 अपॉन log टू द बेस 10 7 इंटू 10 इज पावर माइनस 2 इज इक्वल टू EA 2.303 इंटू 8.314. टेम्परेचर इज 500 एंड 700. सो आप क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 500 माइनस 1 अपॉन 700. वैल्यूज पुट कर ली. K2, okay, this is 7, this is 2. So
देखिए क्या होगा, -2 log of 7 अपॉन -2 log of 2, -2 कैंसिल हो जाएंगे बच्चों, वैसे भी कॉमन हो जाएगा, इज इक्वल टू EA अपॉन 8.314. तो दिस इज व्हाट, 3500, 700 minus 500, log of 7 and log of 2. log of 7 की वैल्यू पुट करिए, 0.8451 अपॉन 0.3010 EA, 2.303 इंटू 8.314 डिवाइडेड बाय 2/35. राइट, यहाँ से आप EA की वैल्यू निकाल सकते हैं, 0.8451 अपॉन 0.3010 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 2. यहाँ से आप एनर्जी निकाल सकते हैं. द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कांस्टेंट फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ इथाइल आयोडाइड बाय द रिएक्शन. इथाइल आयोडाइड की रिएक्शन में ये डिकम्पोजिशन मिल गया. एट 600 Kelvin इट इज इतना. दिस इज द रेट कांस्टेंट पर सेकेंड गिवन है. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. Its energy activation is given 209. Calculate rate constant of reaction at 700 Kelvin. Again, nothing. All the values are given to you. All you have to do is just put in the values. K1 given to you is 1.6 into 10 to the power minus 5. K2, you have to calculate. T1 is given to you 600. T2 is 700 Kelvin. And activation energy is given to you 209. मगर क्या, किलो जूल पर मोल. हमें क्या चाहिए होती है, जूल्स में. तो इसको आप जूल में कन्वर्ट कर लीजिए, यहीं पे कर लेते हैं, इंटू 10⁻³ जूल्स पर मोल. सब चीज़ें गिवन है, यू जस्ट हैव टू पुट इन द वैल्यूज. log to the base 10 K2 अपॉन log to the base 10 K1 EA अपॉन 2.303 1 upon 600 minus 1 upon 700. So this is, you have to find out upon log to the base 10 of 1.6 into 10⁻⁻5 is equal to activation energy given 2.303 4200. So this is what 700 minus 600 will be 100. 100 cancel हो जाएंगे. So log to the base 10 K2 is equal to log to the base 10 of 1.6 into 10 to the power minus 5 into 209 upon 2.303 into 42. इसको सॉल्व कर लेते हैं. -5 log to the base 10 of 16 कितना होगा, प्लस log to the base 1.6. So -5 plus 0.2041 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, इट विल बी -5. ओके, सो इट इज गोइंग टू बी 10.95914. 4.1951 माइनस में मल्टीप्लाइड बाय 209 एंड देन डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू 42. यहाँ से आप जो भी वैल्यू निकालोगे दैट विल गिव यू K2 log टू द बेस K2. इसमें से जो भी वैल्यू आएगी, इसके कैलकुलेशन के बाद जो भी वैल्यू आएगी दैट वी कैन जस्ट पिक अप फ्रॉम द बुक, -2.197. तो बच्चों ये आ गई आपके पास लॉग की वैल्यू. आपको निकालनी है वैल्यू ऑफ K2. सो K2 के लिए क्या करोगे, इसका एंटी लॉग, टेक एंटी लॉग ऑफ 2.197 माइनस. सो क्या हो जाएगा, K2 की वैल्यू जो माइनस है बच्चों उसको तुम एज इट इज पावर बना देंगे. सो लेट अस टेक इट इज 10 to the power -2. ठीक बच्चे, कितने आपके पास, 19 और 7. और जब भी आपके पास नेगेटिव वैल्यू होती है बच्चों, व्हाट वी डू, -1 एंड देन -1, दोनों को में से माइनस -1 कर दो. सो व्हाट यू विल गेट,
-2 -1 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3। और अगर -1 में से आप 197 ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, इसको भी ऐड कर दीजिए, इसको भी ऐड कर दीजिए, सो इट विल बी 308। सो इट इज़ गोइंग टू बी 0.803। अब 0.803 का एंटी लॉग देखिए, आपको क्या मिलेगा, दिस विल बी 10 पावर 3 एंड 0 का इसका आएगा 83, 80 का 3 में, सो 1 2 3 6353। सो द आंसर विल बी 6353 into 10 raised power -3, and since it is a first order reaction so it is the second inverse. So आज के लिए इतना ही बच्चों। I hope this chapter will not be difficult for you to understand, और अगर फिर भी कोई डाउट्स होते हैं, practice your questions, exercises and the solved examples. We'll do it again in the class. So take care and keep studying.